जब किसी एल्कीन को किसी रिएजेंट से हम ट्रीट करते हैं, उस रिएजेंट के दोनों पार्ट एल्कीन के डबली बॉन्डेड जो कार्बन होंगे उनके साथ अटैच होके इस तरीके से एक एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। इस रिएक्शन में इसके दोनों कंपोनेंट इस रिएजेंट के साथ ऐड हो जा रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, because in the mechanism of this reaction, first of all, a electrophile is attack on the alkene and then the nucleophile attack on the other carbon। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के लिए आपको पता है कि हमेशा जो हाइड्रोकार्बन यूज होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। दैट्स वाई ऑल द एल्कीन एंड एल्काइन गिव सच रिएक्शन। और इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो डिसोसिएट होके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट बनाता है, क्योंकि जब हम एक कार्बन के ऊपर किसी को ऐड करेंगे दूसरे कार्बन के ऊपर चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड बनाना होता है, इसलिए हम जो कुछ भी ऐड करेंगे वो दोनों कार्बन पे ऐड होना चाहिए। दैट्स वाई द रिएजेंट विच आर टेकन इनटू दिस रिएक्शन आर डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो जिस तरीके से ये रिएक्शन है जिसमें एक हमने सिमेट्रिकल एल्कीन को यूज किया है, वैसे अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन दूसरा कोई यूज कर लें तो उसमें भी सेम ऐसी प्रोडक्ट आएगा। दोनों कार्बन एक जैसे बिहेवियर के हैं, इसलिए आपके पास कोई सिलेक्शन नहीं है। किसी भी कार्बन पे आप इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट और किसी पे भी आप नेगेटिव पार्ट अटैच करा सकते हैं। जैसे अगर हम तीसरा रिएक्शन देखें तो इस रिएक्शन में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, and after dissociation water give H plus and OH minus, and you are free to bind H plus and OH minus on these two carbon which are doubly bonded। तो जब आप कोई एल्कीन यूज करेंगे तो जो डबली बॉन्डेड दो कार्बन होंगे उनके ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देना है, वहां पे कोई सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, and this one is carried out when the alkene is symmetrical। अगर आपके पास कोई भी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है जैसे कि ये, तो इस कंडीशन में इस रिएजेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को आप किस कार्बन पे अटैच करोगे उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब हम इस तरीके कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सिलेक्शन होता है, और अगर हम बी आर को एक बार कार्बन नंबर 1 पे, बी आर को एक बार कार्बन नंबर 2 पे अटैच कराएं तो हमको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और इन दो प्रोडक्ट में कोई एक प्रीडोमिनेंटली मोर स्टेबल होगा सेकेंड के कंपेयर में। और जब इस तरीके से किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो उस रिएक्शन को हम रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मार्कोनी काफ रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ रूल डिस्कस करेंगे, और वो कंडीशन डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में हम मार्कोनी काफ रूल या फिर किस कंडीशन में एंटी मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करेंगे। और मार्कोनी काफ रूल का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि उसके अकॉर्डिंग हम कैसे किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो चलिए, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब यूज किया जाएगा, जब एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। मींस जिस एल्कीन के अंदर रेजियो सिलेक्शन होगा। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल होगा तो वहां पे इस तरीके का कोई रूल फॉलो नहीं होता। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल की तरफ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन अ unsymmetrical alkene is treated with any one of the reagent, then the negative part of the reagent is always attack on the carbon which is doubly bonded and having the less number of hydrogen। यानी जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा उसमें जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होता है उसी के ऊपर आप रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को अटैक कराते हो। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हम देख लें, तो इस रिएक्शन में जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन 1 है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इसका नेगेटिव पार्ट मतलब बी आर माइनस
हमेशा इस सेकेंड कार्बन पे अटैच होगा और इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने हैलोजन एसिड यूज किया हुआ है। हैलोजन एसिड को यहाँ पे चार अलग अलग यूज हो सकते हैं, और उन सभी हैलोजन एसिड के रिएक्टिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है। दैट्स वाई द बॉन्डिंग बिटवीन H एंड I इज वेरी वीक एंड इजिली ब्रोकन। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म में दो स्टेप होते हैं। मीन्स ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा दो स्टेप में, जिसमें जो सबसे पहला स्टेप है, इस रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के ऊपर अटैक करता है और एक स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करता है। जैसे अगर हम इस एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H+ होगा, उसको अटैक कराते हैं, तो हमारे पास कार्बोकैटायन को जनरेट करने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम इस हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 1 पे अटैच करा के कार्बन नंबर 2 को कार्बोकैटायन बना सकते हैं, या इस हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 2 पे बाइंड करा के कार्बन नंबर 1 पे कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो पॉसिबिलिटी आती हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर विद द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसलिए आपको कार्बोकैटायन जो मिलेगा स्टेबल वो सेकेंड वाला होगा। इसलिए हमको जो अगला स्टेप होगा वो सेकेंड वाले से कंप्लीट करना होगा। तो जब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं तो उस स्टेप में फिर क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन द carbon which have the positive charge, and then the reaction is completed and we get the product according to the Marconi-Kauf rule। अब अगर कोई भी रिएक्शन होगा और वो मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसमें कंडीशंस क्या है, पहला जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा, उसके मीडियम में हम लोगों को कभी भी पेरोक्साइड यूज नहीं करना है, नहीं तो पेरोक्साइड इफेक्ट वहां पे काम करता है और फिर रिएक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। मीन्स वो एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करने लगता है। तीसरा, जो डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे उनके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, और अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमेशा वो +I इफेक्ट वाला होना चाहिए। मीन्स -I इफेक्ट वाला कभी भी वहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब ये -I इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे हम उसको आगे भी बताएंगे आपको। और अगली कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर कोई भी फिनाइल ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए, या अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है मींस बेंजीन रिंग, तो वो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे होना चाहिए। या तो किसी पे नहीं होगा या फिर दोनों पे होगा। अगर किसी एक पे फिनाइल ग्रुप आ गया, किसी एक पे नहीं है, तो फिर वो मार्कोनी काफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। चलिए इसी तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल का ठीक उल्टा है। इसमें क्या होगा, जब किसी भी हैलोजन एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ और मीडियम में यूज कर लेते हैं पेरोक्साइड, तो जैसे ही पेरोक्साइड को हम यूज कर लेते हैं तो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट चलने लगता है। मींस द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट move with those carbon which is doubly bonded and having the more number of hydrogen। means उस doubly bonded कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा अटैच हो। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन सेम वही है। इसमें क्या हुआ, जो नेगेटिव पार्ट है HBr का, जो अभी इसके पहले वाले रिएक्शन में कार्बन नंबर 2 पे अटैच हुआ था, अब वो Br कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है और हमको इस तरीके से ब्रोमोप्रोपेन मिल जाता है, जो एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके प्रोडक्ट बना हुआ है। और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर यूज कर लिया गया है पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड यहाँ पे करता क्या है, इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म को चेंज करता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में
जो प्रोडक्ट है उसका नेचर बदल जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। जब किसी भी रिएक्शन में पेरोक्साइड इफेक्ट आता है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो पेरोक्साइड होगा वो डिसोसिएट होके कुछ फ्री रेडिकल जनरेट करता है। पेरोक्साइड यहाँ पे हम लोग जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड को जब हम डिसोसिएट कराएंगे तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा बेंजीन का, और वो फ्री रेडिकल HBr के साथ बाइंड होता है और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन के ऊपर अटैक करता है और एक स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो यहाँ पे एक स्टेबल फ्री रेडिकल ये बन रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा, HBr ऐड होगा इस फ्री रेडिकल के ऊपर, और उस HBr का जो H पार्ट होगा वो इस CH के साथ बाइंड होके और प्रोडक्ट पूरा कर देता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगेन जनरेट होता है जो फिर किसी दूसरे एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, और इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए जो कंडीशंस हैं रिएक्शन की उसको डिस्कस करें, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कोई भी हाइड्रोजन एसिड यूज करेंगे तो उसके लिए रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड का होना जरूरी है। और जितने भी हैलोजन एसिड यहाँ पे हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा HBr होता है। मींस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हम हैलोजन एसिड में केवल HBr को यूज करते हैं। और जो भी एल्कीन हम यूज करेंगे अगर उसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ -I ग्रुप अटैच रहेगा तो वो हर कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मींस एल्कीन शुड हैव द -I ग्रुप एट डबली बॉन्डेड कार्बन। अब यहाँ पे -I ग्रुप कौन कौन से होंगे, यहाँ पे कुछ -I ग्रुप आपको दिखाए गए हैं। ये -I ग्रुप जनरली करते क्या है, जो चेन होगा डबली बॉन्डेड कार्बन का उस चेन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला अटैच होना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो फिर वो मार्कोनिकॉफ रूल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर एक प्रॉब्लम हम लोग देखें तो कुछ यहाँ पे रिएजेंट दिए गए हैं एल्कीन, और इसमें अगर डिस्कस करना हो कि कौन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा कौन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, तो यहाँ पे इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे इसके साथ हमने CCl3 लगा दिया है। CCl3 इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, मतलब -I ग्रुप है, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। ये वाला भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। इसमें मिथाइल ग्रुप हमने अटैच कराया दो दो, इसलिए ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा फोर्थ वाला। और जो फिफ्थ वाला है उसमें भी हमने CHO लगा दिया है, और CHO एक -I ग्रुप है, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे HBr या फिर कोई भी हैलोजन एसिड अटैच करते हैं वैसे हम कुछ और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं जिनको हमको ऐड कराना होता है किसी एल्कीन के ऊपर। तो जब हम कोई एक एल्कीन ले लें, ये एल्कीन आपको नॉर्मल एल्कीन दिख रहा है जिसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करेगा। तो अगर इसके कुछ प्रोडक्ट हम लोग देखना चाहें तो कुछ रिएजेंट जैसे अगर हम इसके साथ अटैच कराएं H2SO4 तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप देख लीजिए इस रिएजेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कौन होगा, उसी के नेगेटिव पार्ट को आपको कार्बन नंबर 2 पे अटैच करा देना है। तो जब इसको हम डिसोसिएट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, H+ और HSO4-, तो आपको HSO4- को अटैच कराना होगा कार्बन नंबर 2 पे। अमोनिया से अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये H+ और NH2- बनाएगा, तो यहाँ पे NH2- लगाना है, मीन सेकेंड कार्बन पे NH2 ग्रुप। थर्ड वाले में अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये H+ और OH- बनाता है, तो यहाँ पे OH लगाना पड़ेगा। फोर्थ में अगर हम HCl से रिएक्शन कराएं तो सेकेंड पे आपको Cl लगाना पड़ेगा। और अगर हम इसका रिएक्शन HOCl से कराएं तो यहाँ पे हमको OH- मिलता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस कर लेते हैं।
तो मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा जो रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनता है उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो जनरली क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोगों को मिलता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जिस रिएक्शन में आपको जो सबसे ज्यादा स्टेबल दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। ये मार्कोनिकॉफ रूल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव पार्ट हमेशा क्या करोगे, आप ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर बाइंड कराओगे जिससे कि सबसे ज्यादा स्टेबल आपको कार्बोकैटायन मिल जाए। और ये जो रूल होगा उसको हम किसी भी एल्कीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एल्कीन ऐसा है जहां पे कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी है और वहां रीअरेंजमेंट करने के बाद और उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट रीअरेंजमेंट को सपोर्ट करता है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें और वाटर को जब हम इस एल्कीन के ऊपर अटैक कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH इस सेकेंड कार्बन पे अटैच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आया है। यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। और रीअरेंजमेंट होने से ये वाला जो कार्बन है वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ टर्शियरी में। अदरवाइज ये वाला कार्बोकैटायन बनता तो सेकेंडरी रहता, और टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ। और इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो रीअरेंजमेंट से मिला हुआ है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल हम यूज करते हैं जिसमें हम हमेशा रीअरेंजमेंट की अगर कंडीशन बनती है तो रीअरेंजमेंट करते हैं, और हमेशा हम एडिशन प्रोडक्ट वही बनाते हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन के वजह से आता है। तो ये पूरा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।